आज हम देख रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की नींव कैसे पड़ी, खासतौर पर रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। हाँ, और जो स्रोत हमें मिले हैं वो इसी पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और लगता है कि इन स्रोतों का जो मुख्य सवाल है वो ये कि भाई उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत थी कि वो सिर्फ व्यापार न करे बल्कि ताकत बने। तो इन दोनों ने, क्लाइव और हेस्टिंग्स ने, इस जरूरत को कैसे पूरा किया? अच्छा पॉइंट है। मतलब कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी से रूलिंग पावर बनने की जरूरत पूरी हुई। हाँ, तो देखिए, ये 18वीं सदी के मध्य की बात है। कंपनी को एहसास हुआ कि भाई सिर्फ व्यापार से काम नहीं चलेगा, सत्ता पर पकड़ भी जरूरी है। हाँ, कंट्रोल चाहिए था। तो पहली जरूरत क्या थी? जमीन पर कब्जा और पैसा, है ना? बिल्कुल। रिसोर्सेज। यहीं पर रॉबर्ट क्लाइव का रोल आता है। जैसे सोचिए 1757 प्लासी की लड़ाई। स्रोत कहते हैं ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से चाबी थी। हाँ, बंगाल के खजाने की चाबी। और फिर 1765 में वो दोहरी शासन प्रणाली आई। हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, है ना? मतलब टैक्स वसूलने का हक दीवानी वो कंपनी के पास, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी वो नवाब पर। कितना आसान। हाँ, मतलब फायदा सारा हमारा, जिम्मेदारी आपकी। बड़ी चालाकी से किया गया ये। और क्लाइव ने सिर्फ यही नहीं किया, एक अनुशासित सिपाही सेना भी तैयार की, जो बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मॉडल बनी। हाँ, वो भी एक अहम कदम था। और वो कठपुतली नवाब वाला सिस्टम, जैसे मीर जाफर, वो भी तो क्लाइव की ही देन थी, पीछे से राज करना। बिल्कुल। तो ये सब कदम थे पहली जरूरत पूरी करने के, मतलब कब्जा और पैसा, कंट्रोल। हाँ, और स्रोत यही दिखाते हैं कि कैसे बिजनेस इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पावर को बड़ी सफाई से जोड़ा गया। हाँ, प्लासी के बाद तो जैसे खजाना ही हाथ लग गया। और वो ड्यूल सिस्टम, वो तो बस कमाल था। बिना सिरदर्दी पाले सारे आर्थिक फायदे लेना। बिल्कुल। तो ये पहली जरूरत तो पूरी हो गई, फौजी दबदबा बन गया, पैसों का इंतजाम हो गया। अब अगली जरूरत क्या थी? इस कब्जे को, इस पावर को टिकाऊ बनाना, एक सिस्टम बनाना। हाँ, एक ढांचा चाहिए था, वरना सब बिखर जाता। यही वॉरेन हेस्टिंग्स का काम शुरू होता है। राइट। हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल रहे 1773 से 85 तक, उनका फोकस था एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने पर, सेंट्रलाइज करने पर। हाँ, व्यवस्था बनाना उनका मुख्य काम था। स्रोत बताते हैं कि कैसे उन्होंने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के नीचे लाया, एक सेंट्रल कंट्रोल। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुआ। हाँ, बिल्कुल। फिर उन्होंने जिला लेवल पर कोर्ट्स बनाए, सिविल मामलों के लिए दीवानी अदालतें और क्रिमिनल के लिए निजामत अदालतें। ये बहुत जरूरी था, कानून का राज दिखाने के लिए भी और असल में कंट्रोल करने के लिए भी। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हिंदू पंडितों और मुस्लिम मौलवियों की मदद से पुराने कानूनों को कोडिफाई करवाना शुरू किया, लिखवाना। हाँ, ताकि एक स्टैंडर्ड बन सके। ये सब एक स्थायी राज की जरूरत को ही पूरा कर रहा था। बिल्कुल। इसके अलावा हेस्टिंग्स ने संधियां और लड़ाइयां, इनका भी खूब इस्तेमाल किया। हाँ, वो दौर भी काफी उथल पुथल वाला था। पहला एंग्लो मराठा युद्ध, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। हाँ, इन सब से ब्रिटिश असर और बढ़ा, और पैसों का इंतजाम और पक्का करने के लिए बंगाल में वो इजारेदारी शुरू की, रेवेन्यू फार्मिंग 1772 में। टैक्स कलेक्शन का सिस्टम। हाँ, तो ये सारे कदम क्या थे? एक मजबूत टिकाऊ शासन की जरूरत को पूरा करना। सही बात है। हेस्टिंग्स का खास योगदान इसी सिस्टम बिल्डिंग में था। कोर्ट्स, लॉ कोडिफिकेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब एक लॉन्ग टर्म कॉलोनियल स्टेट की नींव रख रहे थे। और यहां तक कि, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 को सपोर्ट करना। हाँ, वो भी था। वो भी शायद कहीं ना कहीं एक तरह से शासन को इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी देने की कोशिश थी, लोकल समाज को समझने की कोशिश, जो लंबे राज के लिए शायद जरूरी समझा गया होगा। हाँ, ये भी एक पहलू है। तो ये सब स्थायी राज की जरूरत को पूरा करने वाले अगले लॉजिकल स्टेप्स थे। तो अगर हम सार निकालें इन स्रोतों से, जो बात उभरती है कि सत्ता कायम करने की जरूरत थी और उसको पूरा करने के लिए क्लाइव ने मैदान तैयार किया, मतलब फौजी और माली बुनियाद रखी। बिल्कुल, जमीन तैयार की, और फिर हेस्टिंग्स ने उस जमीन पर, उस बुनियाद पर एडमिनिस्ट्रेशन और कानून का एक मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया। हाँ, ताकि वो कब्जा टिकाऊ बन सके। एग्जैक्टली। और इन दोनों के कामों ने मिलकर ही स्टेप बाय स्टेप ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी से एक राज करने वाली, एक सॉवरन ताकत में बदल दिया। और यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का रास्ता पक्का हुआ। वाकई
ये सोचने वाली बात है कि कैसे वो शुरुआती ज़रूरतें, फौजी जीत और पैसों का कंट्रोल पूरी हुई, और फिर कैसे बाद वाली ज़रूरतें एक टिकाऊ सिस्टम बनाने की पूरी की गई। और इन दोनों ने मिलकर भारत में ब्रिटिश राज की ये इतनी लंबी कहानी लिख दी। बिल्कुल, एक के बाद एक कदम। खैर, इस पर सोचने के लिए काफ़ी कुछ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक विचार करते रहिए।